पहले बजट की नींव को समझते हैं। देखिए, जैसे किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है, ठीक वही बात बजट पर भी लागू होती है। इसके पीछे की सोच को समझे बिना सिर्फ आंकड़ों का विश्लेषण अधूरा रह जाता है। तो संवैधानिक तौर पर केंद्रीय बजट है क्या? संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत यह सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण है। मतलब ये एक ऐसा दस्तावेज है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित कमाई और खर्च का पूरा लेखा जोखा देता है। प्रीलिम्स के लिए अनुच्छेद 112 याद रखना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक परिभाषा नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की वित्तीय जवाबदेही का आधार है। इस साल का बजट 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है, जिन्हें कर्तव्य कहा गया है। पहला, देश के आर्थिक विकास की गति को बनाए रखना। दूसरा, लोगों की उम्मीदों को पूरा करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ सभी के लिए बराबर मौके सुनिश्चित करना। अब चलिए उन आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं जो इस बजट की असली कहानी बताते हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाते हैं कि देश की प्राथमिकताएं क्या हैं और भविष्य के लिए योजनाएं क्या हैं। इस साल का कुल सरकारी खर्च 53.5 लाख करोड़ रुपए है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। जरा सोचिए, यह देश के विकास, सुरक्षा और कल्याण के लिए एक साल का कितना बड़ा निवेश है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, राजस्व और पूंजीगत व्यय में अंतर। इसे ऐसे समझिए, राजस्व व्यय घर के रोजमर्रा के खर्चों जैसा है, जैसे सैलरी, पेंशन, जबकि पूंजीगत व्यय भविष्य के लिए एक निवेश है, जैसे कोई नई सड़क या अस्पताल बनाना। यही पूंजीगत व्यय है जो देश के भविष्य की विकास क्षमता को बनाता है। और ये आंकड़ा 12.2 लाख करोड़ रुपए साफ साफ दिखाता है कि सरकार का फोकस कहाँ है। ये पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स पर एक बहुत बड़ा जोर है, जिससे भविष्य के आर्थिक विकास और रोजगार पैदा करने का सबसे शक्तिशाली इंजन माना जा रहा है। ये डोनट चार्ट हमें एक नज़र में दिखाता है कि सरकारी खजाने में पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। एक बात जो यहाँ साफ दिखती है वो है कि उधार यानी बोरोइंग्स आमदनी का एक बड़ा जरिया है, और खर्च की तरफ देखें तो ब्याज चुकाने में एक बड़ा हिस्सा जाता है, जो देश पर कर्ज के बोझ को भी दिखाता है। ये चार्ट सरकार की एक बहुत जरूरी प्रतिबद्धता को दिखाता है, राजकोषीय समेकन। आसान भाषा में इसका मतलब है अपने खर्च और कमाई के बीच के अंतर को, जिसे हम राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, उसे धीरे धीरे कम करना। वित्त वर्ष 27 के लिए 4.3% का लक्ष्य एक स्वस्थ और स्थिर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आंकड़े तो हमने देख लिए, लेकिन अब सवाल ये है कि ये पैसा जमीन पर यानी ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करेगा। चलिए अब उन मुख्य योजनाओं पर नजर डालते हैं जहां बजट की प्राथमिकताएं आम लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। ये शायद इस बजट का सबसे बड़ा नीतिगत बदलाव है। 2 दशक पुरानी मनरेगा योजना को धीरे धीरे खत्म करके एक नई योजना लाई जा रही है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन, या शॉर्ट में वीबीजी रामजी। इसमें फर्क क्या है? पहली बात, यह 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के काम का वादा करती है, और दूसरी, इसका फोकस संपत्ति निर्माण यानी एसेट क्रिएशन पर ज्यादा है। मेंस के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक बिंदु है। और इस नई योजना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसके आवंटन से लगा सकते हैं। 95,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह इसे सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में से एक बनाता है। सिर्फ वीबीजी रामजी ही नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए दूसरी जरूरी योजनाएं, जैसे घर बनाने के लिए पीएमएवाई, आजीविका के लिए एनआरएलएम और सड़क संपर्क के लिए पीएम ग्राम सड़क योजना, इनके लिए भी अच्छा खासा आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के अलावा बजट का फोकस भविष्य के रणनीतिक क्षेत्रों पर भी है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बायो फार्मा शक्ति। 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस पहल का लक्ष्य भारत को हाईटेक दवा निर्माण में एक वैश्विक नेता बनाना है। अच्छा, हमने आंकड़े देख लिए, योजनाएं भी समझ ली, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो हर यूपीएससी उम्मीदवार को पूछना चाहिए। तो क्या मतलब इन सभी घोषणाओं का आखिर असर क्या होगा अर्थव्यवस्था पर, विकास पर और आम नागरिक पर? कर सुधारों की बात करें तो जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। इसका इरादा मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत देना और कर प्रणाली को सरल बनाना है। जैसे विदेशी यात्रा पर
TCS में कमी और एक नए सरल आयकर अधिनियम की घोषणा इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी MSME क्षेत्र को मजबूत करने पर भी बजट का खास ध्यान है। TRDS सिस्टम के अनिवार्य उपयोग जैसी पहल का मकसद उनकी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यानी नकदी प्रवाह और समय पर भुगतान को हल करना है। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। इस सारी जानकारी को UPSC परीक्षा में अंकों में कैसे बदला जाए। ये खंड प्रीलिम्स, मेंस और निबंध तीनों के लिए एक गाइड की तरह है। तो अपनी तैयारी के लिए इसे कैसे बांटें? देखिए, प्रीलिम्स के लिए तथ्यों पर ध्यान देना है, जैसे अनुच्छेद 112, योजनाओं के नाम और राजकोषीय घाटे का लक्ष्य। जबकि मेंस के लिए विश्लेषण की गहराई में जाना होगा, सोचना होगा कि इतने बड़े पूंजीगत व्यय का गुणक प्रभाव क्या है या ग्रामीण रणनीति में बदलाव के सामाजिक आर्थिक परिणाम क्या होंगे। एक संतुलित उत्तर लिखने के लिए आलोचनात्मक दृष्टिकोण को समझना भी उतना ही जरूरी है। द इंडियन एक्सप्रेस का ये उद्धरण एक महत्वपूर्ण नजरिया पेश करता है, जिसे मेंस के उत्तरों में शामिल करना चाहिए ताकि एक बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके। चलिए एक संभावित प्रीलिम्स प्रश्न देखते हैं कि तथ्यात्मक विवरण कैसे परखे जा सकते हैं। सवाल है, नई ग्रामीण रोजगार योजना VBG रामजी प्रतिवर्ष कितने दिनों के काम का वादा करती है? क्या सोचा? सही उत्तर है C 125। इस तरह के विशिष्ट विवरण ही प्रीलिम्स में रैंक तय कर सकते हैं। अंत में इस पूरे विश्लेषण से ये 5 मुख्य बातें याद रखें। पहला, पूंजीगत व्यय पर जबरदस्त जोर। दूसरा, ग्रामीण रोजगार नीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव। तीसरा, जीवन की सुगमता के लिए सुधार। चौथा, बायोफार्मा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। और पांचवां, हाईटेक विकास और सामाजिक क्षेत्र की फंडिंग के बीच एक केंद्रीय तनाव। इन्हें समझें, इनका विश्लेषण करें और आपकी सफलता की राह में एक और कदम आगे बढ़ जाएगा।